अगर अंकिता का हत्यारा विनोद आर्य का बेटा, संघी का बेटा पुलकित आर्य ना होता, उसके दो दोस्त और नहीं होते, आफताब या कोई दूसरे उसी धर्म का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, तो उसका नार्को टेस्ट जब 3 दिन की इन्होंने रिमांड ली थी उसी दिन हो जाता। क्योंकि जब आफताब का नार्को टेस्ट आया हुआ तब जाके जो है बातचीत चल रही है यहाँ पर आरोपी पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों की नार्को टेस्ट की। क्या ये कड़ी देखने को मिल रही है, समझने को मिल रही है? जैन भाई, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि मैंने अभी कहा ना कि बड़े बड़े नेता भी और बड़े बड़े अधिकारी भी, क्योंकि आरएसएस से जुड़ा हुआ मामला है और आरएसएस को बचाने का काम सरकार कर रही है। आरएसएस ने कार्रवाई की विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले को लेकर। अपने बड़े बड़े जो उनके पदाधिकारी थे, संघ प्रचारक थे, उनको पूरे प्रदेश से छोड़ के एक स्कूल के अंदर बिठाने का काम किया। ये एक कदम उनका अच्छा था कि उन्होंने सजा तो दी, लेकिन सरकार अपने मंत्रियों को कब सजा देगी? दूसरी तरफ आपने कहा आरएसएस वाली बात, आरएसएस इसमें पूरी इन्वॉल्व है और आरएसएस को ही बचाने के लिए इस समय सरकार और सरकार के मंत्री इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। और मैं कहीं ना कहीं अपने जो हमारे साथी यूकेडी के साथी हैं भट्ट जी, शिव प्रसाद सेमवाल जी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का बयान था कि हमारा रिसोर्ट, इस तरह से वो बोल रहे थे, मुझे लगता है कि इस तरह से कुछ संबोधित कर रहे थे कि वो अपने रिसोर्ट में अपना या हमारे रिसोर्ट में रजिस्टर मेंटेन होता था हमारे, तो क्या वो उनका रिसोर्ट था? कहीं, क्योंकि उनके तमाम होटल और रेस्टोरेंट में बड़ी पार्टनरशिप है, पत्ती भी है, कहीं बिल्डिंगों में पार्टनरशिप और पत्ती भी है उनके बेटे की और उनकी, तो क्या वहाँ भी इनकी पत्ती तो नहीं थी? कहीं उन्होंने भी शक जाहिर किया कि कहीं वही ये वीआईपी तो नहीं थे। हम कह रहे जांच किया जाए, उनकी शक पे भी मुझे लगता है हमें भी शक होने लगा है अब कि ये इस तरह से अगर बचाने का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका भी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कहीं ना कहीं इनको भी बचाने के लिए सरकार काम तो नहीं कर रही है। अंकिता के न्याय के लिए किस प्रकार सरकार ने मजाक बना के रखा है, उसके हालात आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जहां अंकिता के आरोपियों को पकड़ने के लगभग 73 दिन बाद एडीजी लॉ कहते हैं कि उन अंकिता के आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा, तो आखिर वो पहले तक कहां सोए हुए थे? ये बहुत बड़ा सवाल भी उठ रहा है। और वहीं साथ में ये सवाल भी उठ रहा है कि जो ऋषिकेश युवा न्याय संघर्ष समिति है, जो 8 दिन से अनशन में बैठे थे, 52 दिन लगभग उनको जो है अनशन करते हुए या धरना आंदोलन करते हुए हो गए थे, वो जब भूखे 8 दिन से भूखे जब वो देहरादून राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलने गए तो उनके साथ इस प्रकार बर्बरता हुई कि उनमें से एक जो जयेंद्र मोला हैं, उनके पांव में गंभीर चोट आ गई है, अभी आराम कर रहे हैं। उनके घर पर हम आए, उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या क्या था, किस प्रकार पुलिस ने बर्बरता की, क्यों नहीं मिले आपसे सीएम और राज्यपाल, सब पूछेंगे उनसे। क्या बोलेंगे जैन भाई, क्या कहेंगे आप? नमस्कार पंडित जी, मैं तो पहले आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लगातार इस मुद्दे को पहले दिन से ही जिंदा रखा है। नहीं तो सब लोग इस समय जिस तरह से अभी मीडिया दिखा रहा था कि जो अंकिता हत्याकांड वाला मामला एकदम दब गया है, उसमें एकदम से जान सी आई है। हम लोग आप तो जानते हैं, आप पहले दिन से ही इस धरने से जुड़े हुए हैं। पहले दिन से ही ये धरना पहले 2 घंटे का हमारा चल रहा था सांकेतिक रूप से, और जब इस धरने को 40 से 42 दिन हो गए थे, लगभग 40 के दिन आसपास हो गए थे, तो उसके बाद ये तय हुआ पूरा सर्वसम्मति से कि क्यों ना हम अब आमरण अनशन और कर्मिक अनशन एक साथ करें। तो तय हुआ, हमारी पहली मातृशक्ति शकुंतला रावत जी आमरण अनशन पर बैठी, जो 5 दिन बाद उनकी तबीयत खराब हुई तो प्रशासन उनको उठा के ले गया। फिर हमारी मातृशक्ति सरोजनी थपलियाल जी बैठी, उनको 6 दिन बाद उनको उठा के ले गया। और फिर हम लगातार मैं और मेरे साथी 4 लोग और, जितेंद्र पाल पाटिल, संजय सिलसवाल, जसवंत रावत और सूरज कुकरेती, हम लोग आमरण अनशन पर सामूहिक रूप से हमने निर्णय लिया। हमने सोचा कि सामूहिक रूप से कहीं ना कहीं सरकार को इससे फर्क पड़ेगा कि यार एक जान नहीं, 5-5 जाने हैं, इन 5-5 जानों के लिए कोई तो आएगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, मैं अपने आप बड़ा मतलब टूटे हुए मन से इससे कह सकता हूँ कि बड़ी इनकी जो संवेदनशीलता वो ख़त्म हो गई है। संवेदनशीलता बिल्कुल ख़त्म हो गई, संवेदनहीन हो गए हैं। और यही नहीं, सरकार ही नहीं, सरकार में बैठे एसडीएम, तहसीलदार और तमाम ये अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी है कि ऋषिकेश के लोगों की रक्षा करना, ऋषिकेश के लोगों की समस्याओं का समाधान करना, इसीलिए उनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन एक दिन भी एक ना एसडीएम ना तहसीलदार, कोई भी उनको पूछने नहीं आ रहा है, कोई भी बात करने नहीं आ रहा है। तो अंतोगत्वा हम सब लोगों ने एक रात को निर्णय लिया
कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं कि जब ये नहीं आ रहे हैं, जब सरकार हमारे पास नहीं आ रही, मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, और हम लगातार 1 महीने पहले पूर्व में पत्र मेल के माध्यम से राज्यपाल महोदय से समय भी लेने का काम कर चुके हैं कि हमें समय दीजिए आपसे मिलने का, कि हमें बताइए हम इस मांग के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद भी ये जवाब भी नहीं आया कि अभी रुकिए, 1 दिन बाद 2 दिन बाद मिलना है। तो हमारी मजबूरी ये बन गई कि हम जब 6 दिन हमको भूख हड़ताल को हो गए थे, 52वां दिन आमरण उसको कर्मिक अनशन धरने को हो गया था, तो हम 7वें दिन हम उठ के खाली पेट केवल 5 लोग अपने गाड़ी में बैठ के हमने कहा राज्यपाल महोदय से, हम जो राजा हैं, जब मंत्री नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे, तो क्यों ना हम राजा से गुहार लगाएं। और राजा के पास गए, हम उत्तराखंड के राजा के पास गए कि राज्यपाल महोदय आप राजा हैं, आप हमारी मांग सुनिए, हम भूखे प्यासे हैं, बीमार लोग हैं, क्योंकि हमारे पे 2 दिन की रिपोर्ट में कीटोन पॉजिटिव आ गया था सरकारी अस्पताल की रिपोर्टिंग में। 8-8 किलो 10-10 किलो वजन लोगों का, हमारा साथियों का कम हो गया था। मेरा खुद 8.5 किलो वजन कम हुआ था, जो सरकारी अस्पताल का रिकॉर्ड कहता है। तो हम लोग गए और तब तक पुलिस को शायद खबर लग गई थी। जैसे हम वहाँ पहुँचे, हम जब तक पकड़ के तख्ती लेके पकड़ा हुए थे, हमको हमारे पीछे दौड़ने लगे, हमारे को दौड़ाने लगे। हम थोड़ा दौड़ के बैठे जैसे ही, तब तक इन्होंने हमें पकड़ लिया और हमने सिर्फ इतना कहा, हमें 10 मिनट बैठने दीजिए, क्या पता हमारी वो कोई ना कोई बाहर आके हमारी बात सुन लेगा और हम उनसे बात कर लेंगे। हमारे हाथ में हाथ से लिखे कागज लिखे हुए हाथ से थे कि अंकिता को न्याय दो और युवाओं को न्याय दीजिए। लेकिन सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे थे, लेकिन जिस बर्बरतापूर्वक पुलिस ने हमको वहाँ से खींच के उठाया, जिस बर्बरतापूर्वक पुलिस ने हमारे साथ अभद्रता की, और मेरे तो चलो हम तो पुरुष लोग हैं, हमारी महिला शक्ति जो वहाँ से जा रही थी, वो जो अचानक हमें देख कर रुकी, और वो अब आप सोचिए अगर हम वहाँ घेराव करने या प्रदर्शन करने आते तो महिला शक्ति खुद कह रही थी अपने मुँह से कि हम साड़ियों में नहीं आते, हम सूट में आते। वो भी जारी, तो वो भी जब देखा कि उनके बच्चे, उनके भाई इस तरह से पुलिस उनके साथ बर्बरता करी, तो वो भी रुके वहाँ पर, और उनके साथ भी वही अबरता की। मुझे जब जीप में डाल रहे थे, तो जीप में डालते हुए मेरा पैर उन्होंने इतनी तेज़ी से मोड़ दिया कि टक की आवाज़ आई। मुझे उस समय तो ये लगा कि मेरा पैर टूट गया, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी, परमात्मा की, मेरा पैर टूटा नहीं। मेरे पैर में थोड़ा सा डॉक्टर जो बताते हैं कि मुझे 3 दिन का रेस्ट करना चाहिए, उसमें जो लिगामेंट होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आई। तो जब एम्स में भी दिखाया मैंने, फिर डॉक्टर, क्योंकि मैं एक रात नहीं सो पाया, फिर मैंने डॉक्टर द्विवेदी जी को दिखाया, उनको दिखाया, तो उन्होंने फिर एक्सरे किया, फिर देख के बताया, तो मुझे एक पट्टी सी दी, एक वो बांधने के लिए दिया, उससे मुझे बहुत आराम है। तो मैं अभी, मेरे को घर पे रेस्ट करने के लिए कहा, उन्होंने कहा नहीं तो पैर में तकलीफ बढ़ेगी। ये आप हमारे विजुअल में भी देख रहे होंगे किस प्रकार पुलिस जबरदस्ती इनको गाड़ी में बैठा रही है। इनसे ये सवाल भी पूछेंगे और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये राज्यपाल आवास के बाहर थे, वहां मिलने के लिए जा रहे थे, क्या पुलिस ने प्रयास किया था? पुलिस ने प्रयास किया था इनसे, राज्यपाल से मिलने के लिए? ये भी जानेंगे कि हम तो पिछले 1 महीने से उनसे गुहार लगा रहे कि हमें मिलने की अनुमति दें। पुलिस ने कहा आपके पास अनुमति है, आप बिना अनुमति के यहाँ चल भी नहीं सकते। आप सोचिए योगेश भाई, ऐसा लग रहा था कि हम 1947 से पहले के भारत में आ गए। ऐसा लग रहा था कि हम आंदोलनकारी, भूखे आमरण अनशनकारी ना होके कोई आतंकवादी हो गए, कि आप यहाँ चल नहीं सकते, यहाँ बैठ नहीं सकते, यहाँ पे बात नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते। तो हमने कहा, हम जब 1 महीने से टाइम मांग रहे, जब हमें 1 महीने से समय नहीं मिल रहा है, तो हम खुद आगे बात करने के लिए। अब इतना ऐसा लग रहा था जैसे किसी वायसराय की हवेली होगी, या किसी इंग्लैंड के किंग की या रानी की हवेली है, उसके पास आसपास जाना भी जुर्म है। तो आज हमको, मतलब मुझे परसों ये लगा कि वाकई में सरकार में न्याय मांगना, मुझे लगता है कि आसमान से चांद से तारे तोड़ के लाने के बराबर जैसी स्थिति होगी कि न्याय मिलने वाला नहीं है। भूखे आंदोलनकारी गए थे, थोड़ा सा ऐसा इंसानियत होती है कि किस प्रकार इनसे मिला जाए, सोचा जाए कि इनको मिलाने का प्रयास किया जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं एडीजी जो लॉ है, जो हमारे सचिव महोदय हैं मुरुगेशन जी, वो कहते हैं कि अब हम नार्को टेस्ट कराएंगे। 73 दिन आरोपियों को आपकी हिरासत में हो गए हैं, अब नार्को टेस्ट करा के क्या साबित करेंगे? जो आपने 3 दिन की रिमांड ली थी, उससे क्या सामने आया, ये आज तक पता नहीं चल पाया। वहीं जो न्यायालय में मामला चल रहा है, वहाँ जो सरकार की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से जो पेश की जा रही है बातें हैं, उससे बहुत निराशा जो है सामने आ रही है। इस पर जैन भाई क्या कहेंगे कि जो नार्को टेस्ट है आपको कितना सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वाकई में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी सरकार? देखिए, अगर वाकई में इन लोगों ने दिल से फैसला लिया है कि नार्को टेस्ट करेंगे, तो ये वाकई में अच्छा कदम होगा एसआईटी का। लेकिन बड़ा हास्यास्पद है योगेश भाई
कि एक तरफ मंत्री, पुलिस महानिदेशक, क्योंकि हमारे सामने कहा, और एसआईटी चीफ ये कहती हैं कि वीआईपी कोई कमरा है, कोई पर्सन नहीं है। और अब फिर आज अखबारों में बड़ा बड़ा बयान छपता, फ्रंट पेज का न्यूज़ है, फ्रंट पेज की न्यूज़ है। ये कहा जाता है कि वीआईपी के नाम के उजागर को लेकर नार्को टेस्ट किया जाएगा। मैं प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री, चलो अधिकारियों को छोड़ दिए, मैं माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने एक बयान दिया और संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते, इसका मतलब सरकार का बयान था, सरकार के ओर से एक उन्होंने बयान दिया कि वो कोई वीआईपी नहीं था, एक कमरा था। अब आपकी पुलिस क्या ऐसा कार्रवाई कर रही है कि नार्को टेस्ट से उस कमरे का नाम पूछने के लिए कार्रवाई कर रही है? ये अपने आप में बड़ा हास्यप्रद है। तो ये कहीं ना कहीं या तो मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या पुलिस विभाग झूठ बोल रहा है। ये दोनों की कथनी और करनी में अंतर है। अगर ये ईमानदारी से काम करें, किसी नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है, किसी बहुत ज़्यादा कार्रवाई की जरूरत नहीं, किसी सीबीआई की भी जरूरत है। मैं आपको कहूँ, अगर ईमानदारी से काम करें, ये गंगा जल उठा लें, अगर ये मानते होंगे गंगा जल उठाकर ये ईमानदारी से काम कर लें, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बड़े बड़े नेता नंगे हो जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारी नंगे हो जाएंगे। और इसीलिए आज हम पर केवल न्याय मांगने को लेकर हम पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। तो वही सोचेंगे कि हम मुकदमों से डरने वाले हैं, मुकदमों से डरने, आप जेल भी डाल दीजिए हमें। हमने उस दिन भी कह दिया था जब हमें थाने ले गए, थाने के बाद मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप चैनल के माध्यम से कि हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी तमाम सैकड़ों साथियों के साथ थाने के अंदर आए और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी हमारे लिए। उन्होंने हमारे लिए क्या किया, उन्होंने अंकिता भंडारी के न्याय की मांग को उठाने के लिए, इस मांग को लगातार वो उठा भी रहे हैं और उन्होंने गिरफ्तारी दी और हमारे साथ पुलिस लाइन तक गए और बार बार पूछते रहे। हम वहाँ भी धरने पे बैठ गए, हमने कहा यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कोई अधिकारी बात करने नहीं आएगा। फिर अधिकारी आई, एडीएम आई, उनसे बात हुई, उनको ज्ञापन दिया, उसके बाद ही हम ने वहाँ से उठने का काम किया। नहीं तो हमें कहते जाइए जाइए जाइए, हम जा नहीं रहे थे, हमने दरी बिछा दी थी पुलिस लाइन में ही। देश और राज्य की कानून व्यवस्था में अंतर आप इसी तरह देख सकते हैं कि जैसे श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब के खिलाफ किस प्रकार सजग पुलिस कार्रवाई कर रही है, और उसी तरह विपरीत अंकिता के हत्यारों को बचाने का कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा है, और भूख हड़ताल अनशनकारियों के पर किस प्रकार पुलिस बर्बरता कर रही है, ये सब आप देखते रह रहे हैं। और साथ में कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दर्ज कीजिए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।